हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हम बच्चों पढ़ रहे हैं क्लास 7th साइंस और हम हमारा फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो ये चैप्टर बच्चों हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप क्या करेंगे, आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लेनी है और चैप्टर को हम शुरू में से ही साथ के साथ पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे आपको जो जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपने वही टॉपिक अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताए जाएंगे वो आप अंडरलाइन करते जाएं। कुछ ऐसा लगता है जो आपको लग रहा है कि एडिशनल है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो बच्चों उसे आप साइड में लिख सकते हैं। इससे आपको आगे दोबारा रिवाइज जब आप करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो भी आपको काफी ज्यादा मदद करेगी अगर कोई बाहर से क्वेश्चन आता है उसमें। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा बच्चों न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो जो हमारा कंटेंट है बच्चों, कंटेंट आप देखो, कंटेंट में जो फर्स्ट था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये हम हमारी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। यानी कि हम पढ़ चुके हैं कि प्लांट में जो न्यूट्रिशन होता है उसका क्या मोड होता है। और ये मैंने आपको बताया था कल कि ये होता है बच्चों ऑटोट्रोफिक। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स का। ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब प्लांट्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ये जो प्लांट है ये सनलाइट की वजह से, और ये दो चीजें और दे रखी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऑक्सीजन तो बाहर निकलती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ये दो चीजों की वजह से प्लांट अपना खाना स्वयं बना पाता है। और उस प्रोसेस को हमने कल भी पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो आज हमने डिटेल में पढ़नी है। यानी कि फर्स्ट सेक्शन में तो हमने सिर्फ इतना किया कि प्लांट अपना खाना खुद बना पाता है और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं बच्चों। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। 1.2 सेक्शन, 1.2 सेक्शन में क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो आज बच्चों पहले हम पढ़ेंगे ये डिटेल में, डायग्राम से समझेंगे, इक्वेशन भी होती है इसकी वो भी समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्दर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस को अगर हम तोड़ के पढ़ें इसके शब्द को, तो फोटो और सिंथेसिस को आप अलग अलग कर लो। फोटो का मतलब तो होता है बच्चों लाइट, फोटो का क्या मतलब होता है, लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग या फिर प्रोड्यूस। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे हो, दो चीजें समझ में आई है इससे कि लाइट की वजह से, लाइट की मदद से कुछ बन रहा है। ठीक है, अब क्या बन रहा है वो चीज भी हमने देखनी है। तो प्लांट क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं और जिस प्रोसेस से बनाते हैं उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, इन शॉर्ट आप कहोगे द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। देखो, हर चीज को याद करने के दो तरीके होते हैं। एक आप उसको शुरू में ही कॉम्प्लिकेटेड याद कर लो, एक आप उसको पहले आसान याद करो और फिर आप उसको थोड़ा सा मुश्किल भी पढ़ोगे तो आपको वो भी आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा पहले कि फोटोसिंथेसिस को क्या बोलते हैं हम, द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट। वो प्रोसेस जिसके द्वारा प्लांट अपना खाना बना रहा है उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। तो कल के लेक्चर में हम एक बात पर एक कुछ क्वेश्चंस पूछकर आपका लेक्चर खत्म हुआ था और मैंने कहा था इन क्वेश्चंस के जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये था कि क्या प्लांट के अंदर फूड क्या हर एक पार्ट में बनता है ना, प्लांट है, अब प्लांट में तो रूट भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी हैं, तो क्या हर एक पार्ट में बनता है फूड? तो इसका आंसर आएगा नहीं, हर एक पार्ट में नहीं बनता, सिर्फ लीव्स में ही खाना बनता है। यानी कि लीव्स आर दी फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। सिर्फ जो लीव्स हैं
लीव्स में ही खाना बनता है, इसलिए उसे फैक्ट्री बोल दिया, क्योंकि फैक्ट्री में चीजें बनती हैं। तो ये फूड फैक्ट्री हो गया प्लांट का। ठीक है, लीव्स क्यों होती है ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, फिर जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं, 4 आपको रॉ मटेरियल बताए गए थे। ठीक है, जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उन सबको कहाँ जाना है, उन सबको भी लीफ पर ही जाना होता है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करवाने के लिए। समझ में आया क्या कहा मैंने? जब फूड बनता ही लीफ में है तो जितना भी रॉ मटेरियल यूज होगा, यानी कि जितनी भी चीजें यूज होंगी उस प्रोसेस को करने के लिए, वो कहाँ पहुंचेंगी, वो उस लीफ में ही पहुंचेंगी। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। इसलिए जितने भी रॉ मटेरियल है ना, उन सबको लीफ के अंदर ही जाना पड़ता है, क्योंकि ये फूड बनेगा भी लीफ में ही। ठीक है, तो कौन कौन से रॉ मटेरियल बताए थे बच्चों? रॉ मटेरियल मैंने आपको कल बताए थे। ठीक है, 2-3 बार बताए थे ताकि आपको याद हो सके। तो रॉ मटेरियल कौन कौन से थे बच्चों? एक तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 से लिखते हैं। एक होता है वाटर, एक होता है मिनरल्स। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स, ये रॉ मटेरियल है। साथ में सनलाइट यूज होती है, तो सनलाइट तो सन से ही मिल जाती है ना, सनलाइट यूज होती है वो तो सन से ही मिल जाती है। और दूसरा क्लोरोफिल होता है जो लीफ में ही प्रेजेंट होता है, तो इसको कहीं से आना नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी कि क्लोरोफिल भी क्या होता है। यानी कि सारे रॉ मटेरियल है ये 5, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो अब हमने ये पढ़ना है कि जितने भी रॉ मटेरियल हैं ये प्लांट को किस प्रकार मिल पाते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा जरिया है, कौन सा ऐसा तरीका है जिस वजह से ये सारी चीजें लीफ तक पहुंचती हैं, और फिर लीफ इन 3 सारी चीजों की वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है। अब हमने ये पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट हम किससे करें बच्चों? स्टार्ट हम करेंगे वाटर एंड मिनरल से। स्टार्ट किससे कर रहे हैं? वाटर एंड मिनरल से। तो बच्चों वाटर और मिनरल्स आपने अपने घरों में भी आप प्लांट उगाते होगे, ठीक है, वरना आपने ये देखा होगा, किसी गार्डनर को देखा होगा, अपने पेरेंट्स को देखा होगा कि पानी देते हैं वो, अगर कोई फसल उगाते हैं, कोई पेड़ पौधा घर पर होता है तो उसको टाइम टू टाइम पानी दिया जाता है। ऐसा क्यों? हम पानी उसकी लीव्स को डायरेक्ट क्यों नहीं देते, हम जमीन पर ही पानी क्यों देते हैं? इसका बच्चों एक रीजन होता है। इसका ये रीजन ये होता है कि जमीन में उनकी रूट्स हैं और वो रूट्स के द्वारा ही पानी को सोखा जाता है। यानी कि आपने मिट्टी को पानी दिया, मिट्टी से रूट्स में वो पानी गया, मिट्टी में पानी पहले अंदर चला गया, रूट्स उस पानी को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब मतलब सोखती है, और फिर रूट से वो पानी प्लांट के हर एक हिस्से में जाता है। इसी तरह मिनरल्स भी मिट्टी में पाए जाते हैं, और उन्हीं मिनरल्स को जो प्लांट है वो भी रूट्स के द्वारा ही लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और फिर उसे क्या करता है, अपने हर एक पार्ट में पहुंचाता है। क्या समझ में आया आपको? देखो हमारा जो टारगेट है वो ये है, देखो समझो इस तरह से, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जो वाटर है या मिनरल्स है इनको पहुंचाना लीव्स तक, क्योंकि लीव्स में पहुंचेंगे तभी फोटोसिंथेसिस होगी, है ना। आपका टारगेट क्या है अभी? इस तरह से याद करो, अपना टारगेट है कि वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाना है, क्योंकि वहां पहुंचकर वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, काम करेंगे। तो ये कैसे होगा बच्चों? ये कुछ इस प्रकार होगा कि सोयल जो है, मिट्टी जो है, मिट्टी में ही मिलेगा वाटर और मिनरल्स। ठीक है, अगर किसी मिट्टी में पानी नहीं है तो हम पानी देते हैं ना सोयल को, सोयल में ही तो पानी डालते हैं हम, तो हमने सोयल में वाटर डाल दिया, मिनरल्स हैं। अब ये सोयल से पानी कहां जाएगा? कहां जाएगा बच्चों? रूट्स में। ठीक है, कहां जाएगा? रूट्स में। रूट्स उस पानी को, उस मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर रूट्स के द्वारा, रूट से पाइप लाइक स्ट्रक्चर जा रहे होते हैं, और उन पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जो रूट से वो पानी जाता है, स्टेम में भी जाता है, लीव्स में भी जाता है, ठीक है, हर जगह जाता है।
कहने का मतलब क्या है, रूट तक पानी जाएगा तो रूट में यहाँ लगे होते हैं वेसल्स। ये वेसल्स क्या है बच्चों, आप ऐसा समझ लो पाइप लाइक स्ट्रक्चर हैं, जो जड़ें होती है ना प्लांट की, जो भी प्लांट की जड़ें होती हैं, आओ बना के दिखाते हैं। ये बच्चों मान लो कि हमारा एक प्लांट है, ये इसके पत्ते हैं, अभी हम ब्लैक कलर के बना रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है बस, ठीक है। और ये इसकी होगी जड़ें। अब रूट्स ने, यहां पर पानी है, मान लो मिट्टी में पानी है, ठीक है। अब ये पानी सबसे पहले रूट्स लेंगे इस पानी को, और ये पानी रूट से हर जगह जाएगा, पत्तों में भी जाएगा इस तरह से। तो कौन है जो ये पानी को यहां लेकर जा रहा है, इनके अंदर पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है बच्चों, इस तरह से पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरे प्लांट में फैले हुए होते हैं, ठीक है। पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पूरे प्लांट में फैले हुए होते हैं, और उन्हीं पाइप लाइक स्ट्रक्चर से ये पानी हर एक हिस्से में पहुंचता है। उन्हीं पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को हम वेसल्स बोलते हैं। यानी कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वेसल, Vessels transport the water from the root to the various parts of the plant। लिख लें इस बात को, Vessels ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को लेके जाना। तो वेसल्स क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट दी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वेरियस मतलब बहुत सारे, वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। समझ में आया कि जो वेसल्स हैं वो वाटर को या मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, कहां से, रूट्स से, कहां तक, टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में लीफ भी आ गए, और लीफ में वाटर और मिनरल पहुंच गए, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि इन वेसल्स के द्वारा ये चीज होती है, मिट्टी से वाटर और मिनरल रूट में जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, और वहां से वेसल्स उनकी ट्रांसपोर्टेशन करवाता है बाकी सारे पार्ट्स में। ये बात बच्चों बहुत अहम है, क्योंकि ये आप डिटेल में 10th में भी पढ़ोगे, फिर आप इसको 11th में भी पढ़ोगे, है ना, 8th में भी पढ़ सकते हो। तो कहने का मतलब है ये आगे आपकी हायर क्लासेस में चीजें आनी है। तो इसका मतलब क्या पढ़ा हमने कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, नॉट ओनली लीव्स, टू स्टेम ऑल्सो, बाय द वेसल्स। किससे, वेसल्स से, विच आर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, विच आर लाइक पाइप। जैसे पाइप होती है ना, जैसे आप गार्डन में देखते हो, घरों में देखते हो कि पाइप होती है, उस पाइप से पानी जाता है, उसी तरह से ये समझो कि ये पेड़ के अंदर पाइप है, पाइप जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो रूट से पानी लीफ तक लेके जा रहे हैं या स्टेम तक लेके जा रहे हैं, है ना। तो ये भी पाइप जैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं जो रूट से स्टेम में भी जाते हैं, ब्रांचेस में भी जाते हैं। ब्रांचेस क्या होती हैं, जो पेड़ की शाखाएं होती हैं वहां पर भी जाते हैं, फिर उनमें लगे पत्तों में भी जाते हैं। तो अल्टीमेटली पानी पत्तों में इस तरह से पहुंचता है, ठीक है। फिर कहता है दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स। कहने का मतलब ये जो वेसल्स हैं, जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, कि कंटिन्यूअस पाथ बनाती है, ऐसा नहीं बीच में टूटता जाएगा, नहीं, सीधी पाइप है। वो पाइप क्या करती है, टारगेट मतलब लीफ तक पानी लेकर ही जाती है, ठीक है ना। क्योंकि जो मैं आपको इक्वेशन पढ़ाऊंगी ना फोटोसिंथेसिस की, उसमें वाटर का पूरा पूरा रोल होता है, और अभी हम वाटर और मिनरल्स को ही लीव्स तक पहुंचा रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि पानी लीफ तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये आप डिटेल में पढ़ोगे क्लास 11th में। तो अभी के लिए बच्चों, अभी आप बच्चे हो, इतना ही काफी है। बस आपने इतना याद रखना है कि वेसल्स ने वाटर को पहुंचाया है लीव्स तक, रूट से कहां तक, बाकी पार्ट्स में जैसे स्टेम में, ब्रांचेस में, लीफ में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे देखिए, अब पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक ही रॉ मटेरियल थोड़ी था। सेकंड रॉ मटेरियल क्या है हमारा, ये है सेकंड रॉ मटेरियल है बच्चों। ये क्या है सेकंड रॉ मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड थोड़ी है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है। तो इस गैस की कैसे, इस गैस को लीव्स तक पहुंचाया जाए,
ये तो रूट से नहीं जाएगी ना, क्योंकि रूट से तो वाटर और मिनरल्स जा रहे हैं, है ना, और हम पानी ही तो देते हैं ना रूट्स को। कभी आपने सुना है कार्बन डाइऑक्साइड हम रूट्स को दे रहे हैं? ऐसा नहीं होता बच्चों। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचेगी, क्या होगा, चलो देखते हैं। इसको आपने कैसे समझना है बच्चों? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्रेजेंट होती है हवा में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है एयर में, एयर में है। तो पत्तों के अंदर कैसे जाएगी? ठीक है बच्चों, देखो ऐसे याद करना है आपने कि जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, लीव्स में पोर प्रेजेंट होते हैं। पोर मतलब छिद्र, ठीक है, छिद्र, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पोर प्रेजेंट हैं, इसको आप इतना कॉम्प्लिकेटेड मत पढ़ो, होल्स पढ़ लो। इंग्लिश में आप इनको होल्स भी कह सकते हो दूसरे, ठीक है ना। तो पत्तों में पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स को हम एक नाम देते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। इन स्टोमेटा को आप एक गेट की तरह समझो। जैसे हम हमारे मेन गेट या किसी भी घर के गेट या दरवाजे से आते जाते हैं तो कैसे आते जाते हैं? जब वो खुला होगा तो हम आ जा पाएंगे, जब वो बंद होगा तो थोड़ी आ पाएंगे या जा पाएंगे, है ना। आपको अगर एक कमरे में बंद कर दिया जाए और गेट कर दिया जाए बंद, तो आप बाहर आ पाओगे? खिड़कियां भी बंद है, नहीं आ पाओगे। गेट ओपन होगा तभी तो आ पाओगे। तो कहने का मतलब है स्टोमेटा इज जस्ट लाइक अ गेट, ठीक है, जिसका अगर ओपन होगा गेट, यानी कि अगर वो ओपन होगी तो कोई भी चीज उसके अंदर आ जा सकती है। तो पत्तों के अंदर जो ये स्टोमेटा है विच जस्ट एक्ट लाइक अ गेट, तो जब स्टोमेटा ओपन होती है तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों के अंदर एंटर कर जाती है, और जब ये क्लोज होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर नहीं कर सकती, जस्ट लाइक अ गेट, है ना। तो हमने क्या याद रखना है कि जो स्टोमेटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीव्स के अंदर एंटर कर पाती है थ्रू द स्टोमेटा। आपसे पूछा जाएगा हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इन द लीफ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर कैसे आई? तो आपने क्या बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर आती है क्योंकि उनके अंदर पोर्स होते हैं, पत्तों के अंदर पोर्स होते हैं, और उन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। यानी कि स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ दैट अलाउ द कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर। यानी कि स्टोमेटा टाइनी पोर्स हैं। कहाँ प्रेजेंट है? लीव्स में प्रेजेंट है। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री पत्तों के अंदर करने देते हैं। और यही तो हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों में कैसे एंटर करती है, किसके द्वारा एंटर करती है? स्टोमेटा के द्वारा एंटर करती है। लिखो इसकी डेफिनेशन, दे आर दी टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स and allow the entry of carbon dioxide in leaf। अभी के लिए इतना याद कर लो कि स्टोमेटा टाइनी पोर्स हैं जो पत्तों के अंदर प्रेजेंट होती हैं और साथ के साथ क्या करते हैं? अलाउ करती है, यानी कि परमिट करती है, आने देती है कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तों के अंदर। ये स्टोमेटा का फंक्शन होता है। फिर एक चीज और आप पढ़ोगे, एक स्टोमेटा के अंदर 2 सेल्स लगे होते हैं। जैसे राजमा होते हैं ना, राजमा की सब्जी तो आपने खाई होगी घर में अपने, तो राजमा में आप देखते हो जिस तरह से राजमा होते हैं ना, ऐसे 2 लगे होते हैं इसमें सेल्स। उन सेल्स को हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। यानी कि एक स्टोमेटा के अंदर 2 सेल्स होते हैं और उन सेल्स को हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। एक बात और याद हो गई हमें, क्या याद हुई बच्चों? कि जो स्टोमेटा है उसके अंदर 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन 2 सेल्स को हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। अभी के लिए इतना पढ़ लिया हमने, इसी को ही फटाफट रीड आउट करेंगे बच्चों। चलिए, क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिली? एयर में प्रेजेंट है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कहां पर प्रेजेंट है? ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीफ के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं बच्चों, और उन्हीं पोर्स के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में है वो पत्तों के अंदर एंटर कर जाती है। उन्हीं पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। और एक स्टोमेटा के अंदर 2 सेल्स होते हैं जिन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। चलिए ये चीज समझ में आ गई है हमें। अब इसका हम डायग्राम देखेंगे। मैंने आपको कहा ना कि जो स्टोमेटा है वो गेट की तरह होती है, ओपन भी होती है, क्लोज भी होती है। तो दोनों चीजें आपके सामने है बच्चों। ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। ओपन में आप क्या देख रहे हो? देखो ध्यान से, ये 2 सेल आपको राजमा जैसे दिख रहे हैं। देखो, एक ये रहा और एक ये रहा, है ना? ये 2 सेल दिख रहे हैं। यही राजमा जैसे सेल्स को हम गार्ड सेल बोलते हैं। एक स्टोमेटा में कितने गार्ड सेल्स होते हैं? 2 गार्ड सेल्स होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। फिर उसके बीच में जो आपको ये स्पेस दिख रहा है, देखो ये स्पेस है, इसी को बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्टोमेटल पोर। और इन्हीं पोर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है जब ये गेट ओपन होता है, यानी कि जब स्टोमेटा ओपन होती है। यानी कि जब ये पोर बना होगा, स्टोमेटल पोर बीच में, जब ये पोर प्रेजेंट होगा, बना हुआ होगा, उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है पत्तों के अंदर। इसी को बोलते हैं ओपन स्टोमेटा। ठीक है, समझ में आ गया है। और बीच में इसके क्या प्रेजेंट है बच्चों? देखो यहां पर, देखो यहां इस तरह से कुछ प्रेजेंट है। ये क्या प्रेजेंट है? ये है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? देखो बच्चों, आपने पढ़ा एक टर्म क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप ये पढ़ोगे, क्लोरोप्लास्ट लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल। फिर क्लोरोफिल पे बात आ गई। क्लोरोफिल क्या होती है बच्चों? बहुत सिंपल है, इसको लिखना है आपने, द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स। बस अभी के लिए इतना याद करेंगे, एकदम से कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। आपने क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलना है? क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड कंटेन क्लोरोफिल। पहले आपने क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन देनी है बच्चों। तो क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन क्या देंगे? क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन देंगे दैट क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द लीफ एंड इट कंटेन क्लोरोफिल। भाई क्लोरोप्लास्ट के बारे में सिर्फ इतना बता दो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है। फिर क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं ग्रीन पिगमेंट। पत्तों के अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से पत्ते हरे रंग के दिखते हैं, उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होती है, यानी कि द ग्रीन पिगमेंट विच आर प्रेजेंट इन द लीफ। और बच्चों ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। तो जब ये स्टोमेटा पोर ओपन होता है तो एंट्री हो पाती है, इसे स्टोमेटा ओपन कहते हैं। और जब ये इस तरह से बंद हो जाता है, देखो ये बंद हो गया, इसमें भी ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, ये भी गार्ड सेल्स ही हैं, सब कुछ सेम है, बस उसमें स्टोमेटा पोर ओपन है और इसके अंदर स्टोमेटा पोर क्लोज है। और बच्चों जब स्टोमेटा पोर क्लोज होगा ना, जब ये क्लोज होगा तो फिर ऑक्सीजन मतलब तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर नहीं आ पाएगी। ये सिर्फ तभी अंदर जा पाएगी जब ये ओपन होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर किस समय करती है? स्टोमेटा ओपन के केस में कि स्टोमेटा क्लोज के केस में? तो आंसर क्या आएगा? स्टोमेटा ओपन के केस में। ठीक है, क्लियर हो गया ये डायग्राम। चलिए आगे देखिए, अब हम क्लोरोफिल ही पढ़ेंगे। हमने देख लिया कि वाटर और मिनरल्स पत्तों के पास कैसे पहुंचता है, हमने देख लिया क्लोरोफिल ये, उसके बाद हमने क्या देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचती है ना, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ ली, एक वाटर मिनरल पढ़ लिए। अब देखते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है? द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स, यानी कि क्लोरोफिल को आप क्या बोलोगे? द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल।
तो ग्रीन पिगमेंट जो पत्तों के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अच्छा, ये क्लोरोफिल क्यों बोला हमने कि फोटोसिंथेसिस में इसका रोल है ना, क्यों बोला हमने? देखो बच्चों, इसको आप कैसे याद करोगे? ये हैं बच्चों पत्ते, और पत्तों को कुछ अंदर से जब क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होती है ना, रुको एक मिनट, ये है बच्चों पत्ता, ये लीफ प्रेजेंट है, ये लीफ है। जब आप लीफ को डिटेल में देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको वो अंदर से दिखेगा, और उसके अंदर आपको ये इस तरह से, हाँ ये कुछ इस तरह से दिखेंगे, गोल गोल स्ट्रक्चर। आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे, यानी कि अगर हम एक को ब्लैक से मार्क करें तो ये इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर इस तरह से गोल गोल स्ट्रक्चर है। ये माइक्रोस्कोप में देखने के बाद है। इसी को ही बच्चों क्लोरोफिल कहते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल की का मतलब खासियत क्या है? क्लोरोफिल क्या करती है? पत्तों के अंदर क्लोरोफिल, सनलाइट है, जैसे मान लो सनलाइट है, तो सनलाइट की जो सन की रोशनी है उसको कैप्चर करना, उसको पकड़ना, ये काम क्लोरोफिल का होता है। यानी कि एक पत्ता खाना तब बना पाता है जब वो सनलाइट का यूज ले सके, जब वो सनलाइट का प्रयोग कर सके, तभी वो फोटोसिंथेसिस हो पाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का पहला शब्द ही फोटो है, यानी कि सनलाइट। क्लियर हुआ? तो उस सनलाइट को कैप्चर करना, उस सनलाइट को प्यारे बच्चों कैप्चर करना किसका काम है? वो है क्लोरोफिल। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको अच्छे से समझनी है कि क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है। इट हेल्प द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये इसका मेन काम होता है सनलाइट की एनर्जी, जिसको आप सोलर एनर्जी बोलते हो, सनलाइट की एनर्जी जिसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, उसे कैप्चर करना, उसे ऑब्टेन करना, पकड़ना, क्योंकि उसी से ही फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है ये लीव्स की हेल्प करता है कैप्चर करने में सनलाइट, यानी कि सनलाइट की एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज और प्रिपेयर फूड, और इसी एनर्जी की वजह से फिर प्लांट अपना खाना बना पाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये खाना बनेगा ना, उसमें इस सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, समझ में आ गया है? चलिए देखिए, फोटोसिंथेसिस को अब हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा कि प्लांट अपना खाना बना रहा है, इसमें तो खाना बना रहा है किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्योंकि फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब प्रोड्यूस और कंबाइन। ठीक है, तो मिलकर ये अपना खाना बनाते हैं। क्या क्या यूज हुआ बच्चों? मैंने आपको बता दिया, क्लोरोफिल यूज हुआ, सनलाइट यूज हुई, क्योंकि सनलाइट की जरूरत है, वो सोलर एनर्जी ही खाना बनाने में मदद करती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चारों चीजें बच्चों यूज होती हैं। पेपर में वन वर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, तो याद रखना, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये सब नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस करने में। अब फोटोसिंथेसिस की कुछ और बातें, कि फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है हमारी धरती पे। फोटोसिंथेसिस बहुत यूनिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ग्रीन प्लांट ही कर पा रहे हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स नहीं कर पा रहे, है ना? तो एक इनके लिए खासियत होगी, इनकी एक यूनिक प्रोसेस हो गई। तो होता क्या बच्चों, जो सोलर एनर्जी है, अब सुनो ध्यान से, जो सोलर एनर्जी है सन की, उसे कैप्चर कौन करता है? सोलर एनर्जी को कैप्चर करते हैं, कैप्चर बाय द ग्रीन लीव्स, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, ग्रीन लीव्स के पास क्लोरोफिल है, तो कैप्चर हो गई, और फिर इसे कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट दी सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और फिर सोलर एनर्जी को बच्चों केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर क्या बनता है?
फूड प्रिपेयर होता है, जिसमें रॉ मटेरियल आप बार बार पढ़ चुके हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज होगा, क्लोरोफिल यूज हो गया, सनलाइट यूज होगी, तो मेन 4 होते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी को ही केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड बनाया जाता है और फूड को स्टोर किया जाता है, और वो फूड प्लांट के लिए ही सिर्फ यूज नहीं आता बच्चों, प्लांट खाना बना पाते हैं, उसकी वजह से वो जीवित हैं और उन्हीं की वजह से हम जीवित हैं। तो इनडायरेक्टली हम भी निर्भर हुए फोटोसिंथेसिस पे, क्योंकि अगर प्लांट ही खाना नहीं बना पाएंगे तो हम कैसे उन पर निर्भर हो पाएंगे, है ना, हम भी तो प्लांट पे निर्भर हैं। तो इसीलिए अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो बच्चों हम भी धरती पर नहीं हो सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम ये टॉपिक कंप्लीट पूरा हम पढ़ लेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा हमारी नेक्स्ट क्लास में, और फिर आगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों क्या करना है, इसे रिवाइज करना है, एक बार लेक्चर देखने के बाद बुक में दोबारा रिवाइज करना अपनी एनसीईआरटी की बुक में, फिर आपका ये कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।